फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं हम, मेंटेन वन वे यूनिडायरेक्शनल ब्लड थ्रू योर हार्ट। द फोर हार्ट वाल्स मेक श्योर दैट ब्लड ऑलवेज फ्लो फ्रीली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देयर इज़ नो बैकवर्ड लीकेज। यानी वाल्वों का काम यही होता है। अब जिस तरह हमारे घर में गैस का वाल्व होता है, तो उसने बंद है तो उसमें से ब्लड नहीं निकलेगा, गैस नहीं निकलेगी। हमने उसे खोल दिया है तो गैस आने स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह वाल्व जिधर भी दुनिया में होता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं कि बैक फ्लो ना जाए। पानी वाला वॉल होता है उसकी भी यही कोशिश होती है कि ब्लड पानी जो है वो आगे की तरफ आए, वापस ना जाए। तो ये ऐसे काम करता है। फिर उसके बाद हार्ट वाल्व हैं। कौन कौन सी किस्म के वाल हैं? 4 किस्म के होते हैं। पल्मोनरी हैं, ट्राइकस्पिड है, एओर्टिक और माइट्रल है। ये वो वाली पिक्चर है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि माइट्रल होता है, ट्राइकस्पिड होता है, पल्मोनरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद माइट्रल है और एओर्टिक है। ये हो गए 4 वाल्व। फिर उसके बाद टाइप ऑफ वाल्वुलर डिजीजेस। कौन कौन सी टाइप्स हैं? इसमें स्टीनोसिस है और रीगर्ज है। स्टीनोसिस आप जिस तरह देख रहे हो कि ये चीज़ ना तंग है, इसमें से ब्लड जो है वो बड़ा धीमे धीमे तरीके से आ रहा है। फिर रीगर्जिटेशन में क्या है कि ब्लड वापस जा रहा है। अब स्टीनोसिस में वो लिखता है कि वाल डज नॉट ओपन ऑल द वे, नॉट इनफ ब्लड पासिस थ्रू। और दूसरा क्या लिखता है कि वाल डज नॉट क्लोज ऑल द वे सो ब्लड लीक्स बैकवर्ड, वापस की तरफ ब्लड जाएगा। फिर उसके बाद वाल्वुलर स्टीनोसिस आ गई कि वाल्वुलर की स्टीनोसिस क्या होगी। स्टीनोसिस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा नैरो होता है, ठीक हो गया। तो वाल्वुलर ओपन नैरोज द वाल लीफलेट में बिकम फ्यूज्ड और इन थिकन्ड दैट द वाल्व कैन नॉट ओपन फ्रीली, एब्स्ट्रैक्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड। यानी ये ऑब्स्ट्रक्शन करेगा ब्लड के फ्लो की, और बहुत ज़्यादा थिकन्ड हो जाएंगे वॉल्व्स और उनको फ्रीली ब्लड का नहीं होगा। फिर उसके बाद इफेक्ट क्या होगा? द चैम्बर बिहाइंड द स्टोनेटिक वाल इज सब्जेक्ट टू ग्रेटर स्ट्रेस, मस्ट जनरेट मोर प्रेशर, वर्क हार्ड टू फोर्स थ्रू नैरोड ओपनिंग। यानी ये वाल्वुलर स्टीनोसिस के बारे में बता रहा है। इनिशियली दी हार्ट कंपनसेट, क्योंकि शुरू में हार्ट जो है वो थोड़ा सा कंपनसेट करेगा, यानी वो जोर लगाएगा अपनी तरफ से। जब उसकी कंपनसेशन ख़त्म हो जाएगी एडिशनल वर्कलोड की तरफ से, तो वो हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। हार्ट फेलियर क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली ये हार्ट है, ठीक है। मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। अब नॉर्मली हमारे पास ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट हो गया। अब इधर से ब्लड जो है वो स्टीनोज्ड हो गया, इधर से और इधर से ये बैक फ्लो करेगा, ठीक है। ये यहाँ से बैक फ्लो करेगा, ये यहाँ से बैक फ्लो करेगा, सुपीरियर वेना केवा में जाएगा। सुपीरियर वेना केवा में क्या कर जाएगा? इनगॉर्जमेंट कर जाएगा, पल्स प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट फेलियर की तरफ जा जाएगा। हार्ट फेलियर ये होता है कि बॉडी में जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा होगा और दिल जो है वो अपना सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इंगॉर्ज्ड हो गया है। तो इस वजह से ये इसको हम एओर्टिक स्टीनोसिस कहेंगे या वाल्वुलर स्टीनोसिस कहेंगे, जिसके बाद हार्ट फेलियर में जाता है। फिर उसके बाद वाल्वुलर रिगर्जिटेशन है, लीकेज और बैक फ्लो ऑफ ब्लड रिजल्ट फ्रॉम इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द वाल्व। यानी इसमें ब्लड वापस जा रहा होगा ड्यू टू स्कारिंग एंड रिट्रैक्शन ऑफ वाल लीफलेट और वीकनिंग ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। फिर उसके बाद इसमें इफेक्ट्स क्या होंगे? काज दी हार्ट टू पंप द सेम ब्लड ट्वाइस, दोनों दफ़े ब्लड इसको करना पड़े। अब रीगर्ज है, रीगर्ज में क्या होगा कि ब्लड ने नॉर्मली जो आगे जाना है, आगे जाने के बजाय वो वापस जाएगा, तो दिल दोबारा उसको पंप कर रहा है। अब डबल पंपिंग आ रही है। यानी नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड ने ऐसे आगे जाना है, अभी वापस गया तो इधर ब्लड ज़्यादा हो गया, एक दफ़ा उसने पंप किया आधा गया, फिर उसके बाद दोबारा उसने पंप किया तो वो डबल पंपिंग हो जाएगी। चला दिया, रीपंपिंग हो जाएगी। तीन अब रीपंपिंग हो जाएगी। काज ब्लड टू सेम ब्लड ट्वाइस एज ब्लड कम्स इनटू द चैम्बर, द हार्ट डायलेट्स टू अकोमोडेट मोर ब्लड, वेंट्रिकुलर डायलेशन एंड हाइपरट्रॉफी होगी और इवेंचुअली लीड्स टू हार्ट फेलियर। अब इसके बाद प्रिंसिपल काजेस क्या होंगे? वाल्विंग स्टीनोसिस के और वाल्विंग रिगर्जिटेशन के। स्टीनोसिस का मतलब है कि तंगी हो गई है। तो सबसे पहले तो कंजेंटल होगा कि बचपन में ही बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी वजह से वाल्वुलर स्टीनोसिस है। फिर उसके बाद रोमैटिक कार्डाइटिस और सिनाइल डिजनरेशन, एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं। सिनाइल लफ्ज़ होता है हमारा एज रिलेटेड चेंज। फिर उसके बाद वाल्वुलर रिगर्जिटेशन है, इसमें कंजेनिटल होती हैं, पैदाइशी होंगी। फिर रोमैटिक कार्डाइटिस हो गया, एक्यूट और क्रॉनिक और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा। और उसके बाद वाल्व रिंग डायलेटेशन होंगे, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। यानी ये हमारे पास स्टीनोसिस की क्या क्या कॉजेज है? कंजेनिटल है, रोमैटिक है। रोमैटिक वो होती है जिसमें हमारे पास हार्ट वाल्व जो है वो प्रोलैप्स हो जाते हैं, और ये मोस्टली हमारे पास आईवी ड्रग यूजर्स में होता है रोमैटिक फीवर।
उसके बाद वॉल्व रिगर्जिटेशन है, उसमें क्या चीज़ है, कंजेनिटल है, पैदाइशी होगा, कंजेनिटल दोनों में होंगे, रोमेटिक कार्डाइटिस दोनों में होंगे। फिर उसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, उसकी वजह से होता है। वाल्व रिंग डायलिटेशन, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथीज क्या होती हैं कि नॉर्मली अगर हमारे पास स्टीनोसिस है, कार्डियोमायोपैथी क्या होगी कि नॉर्मली हमारे पास ये एओर्टिक स्टीनोसिस है, ठीक है, ये एओर्टिक स्टीनोसिस है, ब्लड जो है वो वापस जा रहा है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा लोड करना पड़ा, इस वजह से इसकी वॉल्स जो है वो थिक हो जाती हैं। अब जिस तरह आप लोग देखते हैं जिम में एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, वो मसल्स को बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव करता है, जिसकी वजह से उसके मसल बड़े हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। इसी तरह इसके हार्ट के मसल्स जो हैं उनको ओवर एक्टिविटी करनी पड़ती है स्टीनोसिस की वजह से। जगह तंग है, उसने प्रेशर के साथ ब्लड को आगे फ्लो करना है, ब्लड वापस आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, डायलिटेशन हो जाएगी, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। फिर उसके बाद सिफिलिटिक एओर्टाइटिस यानी सिफिलिस एक बीमारी होती है जिसकी वजह से हमारे पास एओर्टाइटिस हो जाएगा। ट्रोमेटिक वाल रप्चर, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वाल रप्चर हो गया। डैमेज टू कॉर्डाई एंड पेपिलरी मसल, ये कॉर्डाई और पेपिलरी मसल से मिलके वॉल बने हुए होते हैं। ये छोटे छोटे हमारे पास होते हैं लेंथ्स मसल्स की, जिनके साथ ये मिलके वाल बने होते हैं, उनकी होती है, जैसे कि एमआई में और सेनाइल डिजनरेशन ए रिलेटेड चेंजेस होती हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं माइट्रल स्टीनोसिस की तरफ से। माइट्रल स्टीनोसिस इसमें कौन सी चीज़ होगी, माइट्रल स्टीनोसिस इसमें ये चीज़ होगी, ठीक हो गया। इसमें क्या चीज़ होगी कि ब्लड जो है वो ज़्यादा आगे नहीं आ रहा तो वो वापस जाएगा, ठीक हो गया माइट्रल स्टीनोसिस में। तो उसकी वजह से हमारे पास लेफ़्ट एट्रिया जो है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और हमारे पास ये ब्लड वापस जाएगा तो ये लंग्स में जाएगा, और इसकी वजह से हार्ट फेलियर में भी पेशेंट जा सकता है। अच्छा, माइट्रल स्टीनोसिस में क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑलवेज रोमेटिक इन ऑरिजिन, रोमेटिक फीवर की वजह से होगा। ओल्डर पीपल कैन बी कॉज बाय हैवी क्लासिफिकेशन ऑफ माइट्रल वाल्व कंजेशन। अब आप ये देखें, ये अब नॉर्मल वाल्व हैं, आप देख रहे हो कि इनके दरमियान स्पेसेस हैं दोनों में। इसमें आप देखिए इसमें स्पेसेस कम हो चुकी हैं, ये इसमें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और इसमें मामूली सी है। तो ये क्या कह रहा है, नैरिंग ऑफ माइट्रल वाल्व स्टीनोसिस हो चुकी है। उसके बाद इसमें कॉजेज एटियोलॉजी में रेयर भी होती है, कंजेनिटल होती है, ये रेयर होती है, मगर इसमें मेन जो कॉज होती है वो रोमेटिक फीवर होती है, ठीक है। और ओल्डर पेपर में क्लासिफिकेशन मतलब ये कि ये अंदर ब्लड वगैरह जम जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम जम जाता है, जिसकी वजह से स्पेस कम हो जाती है। उसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, नॉर्मल वॉल का जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, इन डायसली मे बी रिड्यूस टू 1 सेंटीमीटर इन सीवियर माइट्रल स्टीनोसिस, यानी नॉर्मली 5 सेंटीमीटर है और ये रिड्यूस हो जाएगी 1 में, और इसकी वजह से इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या चीज़ आएगी, atrial fibrillation due to progressive dilatation of the left atrium is very common. It is onsets often precipitate pulmonary edema. Pulmonary edema क्यों precipitate करेगा कि ये बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का, ठीक है, आगे जाने की बजाय वापस आ रहा है, ठीक है ब्लड, तो ये क्या करेगा, ये लंग्स में अकोमुलेट हो जाएगा पानी, क्योंकि इसमें ब्लड अकोमुलेट हो जाएगा पल्मोनरी। अब ये देखें, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, पीए इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ से ब्लड लेके आ रही है, लंग से लेके आ रही है, ठीक है, ये लंग से लेके आ रही है। तो ये हमारे पास किस में जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। अगर लेफ्ट एट्रियम स्टीनोज्ड हो गया माइट्रल तो ये वापस जाएगा, और जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, पीई हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, ठीक हो गया। Atrial fibrillation due to progressive fibrillation of left common it also precipitate pulmonary edema. In contrast, a more gradual rise in left atrial pressure tend to cause increase in pulmonary vascular resistance. Pulmonary hypertension हो जाएगी, और यानी इसमें हमारे पास माइट्रल में बैकफ्लो होगा और वो लंग्स की तरफ जाएगा, और लंग्स को हम पल्मोनरी कहते हैं, पल्मोनरी सेगमेंट, तो उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरटेंशन हो जाएगी। उसके बाद ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो गया, राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा। वो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बैक फ्लो करेंगी। अब लंग्स में जाएगा, लंग्स में से जो ब्लड है यानी ये आगे से स्टीनोज्ड हो गया है,
ये यहाँ से स्टेनोसिस होगी माइट्रल की, ये वापस लंग्स की तरफ जा रहा है। लंग्स, ये सपोज लंग्स पड़े हमारे, ठीक हो गया। लंग्स जो है वो वापस कर रहा है क्योंकि बैक फ्लो ही आ रहा है। नॉर्मली जो यूनि डायरेक्शनल फ्लो था वो बाई डायरेक्शनल हो गया। उसके बाद ये ट्राइकस्पिड की तरफ आएगा, ट्राइकस्पिड की तरफ पूरी बॉडी में चला जाएगा और इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाएगा। यानी कि हमने बैक फ्लो देखना है। माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाएगा, फिर पल्मोनरी एडिमा होगा, पल्मोनरी एडिमा से ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगी, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन से हार्ट फेलियर में पेशेंट जाएगा। तो ये एक बैक फ्लो जा रहा है सारा। ये हमारे पास क्या चीज़ है, माइट्रल स्टेनोसिस है। फिर उसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, नैरोइंग ऑफ माइट्रल वाल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर, इंक्रीज पल्मोनरी कंजेशन, डिक्रीज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, फटीग, डिस्ने और ऑर्थोपनी होगा, और जिसकी वजह से रेस्ट, ये सारी वो चीज़ें जो मैंने आपको करा दी हैं। और उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट एट्रियम भी होगी, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम जाएगा क्योंकि स्टेनोसिस है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी। कार्डिक आउटपुट क्या होती है कि जितना ब्लड हमारा एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है वो ब्लड कम होगा तो उसको कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रोफी हो जाएगी और पेशेंट फटीग फील करेगा। फटीग इसलिए फील करेगा क्योंकि उसकी बॉडी में ब्लड ही नहीं जा रहा, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करेगा और फिर आगे ऑर्गन डैमेज की तरफ जा रहा है, क्योंकि सारा ब्लड जो है वो वापस की तरफ जा रहा है, तो आगे ब्लड कम जा रहा है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी और साथ में फटीग होगा। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, क्लिनिकल फीचर्स इसके रिलेटेड होंगे हमारे लंग्स के साथ, ठीक है, लंग्स के साथ रिलेटेड होंगे और इसमें ब्लड बैक फ्लो जा रहा है तो जिसकी वजह से एडिमा होगा, ब्रेथलेसनेस और कफ होगी, पल्मोनरी कंजेशन। अब इसमें ना आपने लफ्ज़ पल्मोनरी का बड़ा अमल दखल देखेंगे। फिर चेस्ट पेन होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्योंकि ब्लड जो है वापस लंग्स की तरफ जा रहा है, हेमोप्टिसिस होगी। हेमोप्टिसिस क्या होता है कि थूक में खून आएगा, तो वो क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन और हाइपरटेंशन की वजह से फटीग होगी क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम है, क्योंकि ब्लड आगे जाने की बजाय पीछे जा रहा है, तो जिसकी वजह से एओर्टा में ब्लड नहीं जाएगा। फिर उसके बाद एडिमा होगा और साथ में एसाइटीज़ होंगी। एसाइटीज़ इस वजह से हैं कि हमारे ब्लड में बॉडी में ब्लड अकमुलेट हो रहा है। और फिर उसके बाद पाल्पिटेशंस होंगी जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशंस कहेंगे, और आखिर में थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या होगी, पल्मोनरी रिलेटेड 3 चीज़ें हैं, ब्रेथलेसनेस होगी, चेस्ट पेन होगी और हेमोप्टिसिस होगी, और फटीग हो गया, लो कार्डिक आउटपुट, एडिमा और एसाइटीज़ हो गया, पाल्पिटेशन और थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस होगी। फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में क्या चीज़ आ जाएगी, एट्रियल फिब्रिलेशन आ जाएगा, एफिब में चल जाएगा क्योंकि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, बॉडी में ब्लड जाने के लिए पंपिंग ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन की तरफ आएगा। माइट्रल फेसिस हो जाएंगे। माइट्रल फेसिस क्या होंगे, एबनॉर्मल फ्लशिंग ऑफ चीक्स दैट अकर फ्रॉम क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन सेटिंग ऑफ स्फीयर माइट्रल वॉल स्टेनोसिस। फिर उसके बाद ऑस्कल्टेशन हो जाएगी, लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड, ओपनिंग स्नैप होगी। ये मैंने आपको उस दिन दिखाए थे कि ओपनिंग स्नैप होती है माइट्रल स्टेनोसिस में। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको माइट्रल स्टेनोसिस दिखाई थी, इसमें ये माइट्रल स्टेनोसिस है। इसमें क्या होगा, ओपनिंग स्नैप होगा, डायस्टोलिक मरमर होगा, फॉलोज ओपनिंग स्नैप, डिलेड रम्बलिंग मिड टू डायस्टोलिक मरमर और डिक्रीज इंटरवल बिटवीन S2 एंड OS। ये ओपनिंग स्नैप जो है ये फीचर होता है माइट्रल स्टेनोसिस का। मिड डायस्टोलिक मरमर होगा एपेक्स पे। उसके बाद क्रेपिटेशंस होंगी, पल्मोनरी एडिमा होगा। पल्मोनरी एडिमा क्यों होगा कि ब्लड जो है वो वापस लंग्स की तरफ जा रहा है। उसके बाद इफ्यूजन्स होंगी, रेज पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर और राइट वेंट्रिकल हीव होगी, पर लाउड पल्मोनरी हाइपरटेंशन P2 हम सुनेंगे। यानी ये सारे रिलेटेड है हमारे पास पल्मोनरी के साथ, और साथ में इसमें पल्मोनरी एडिमा और क्रेपिटेशंस होंगे। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने, ओपनिंग स्नैप, ये इसका सवाल लाजमी आएगा कि माइट्रल स्टेनोसिस में कौन सा मरमर होगा, ओपनिंग स्नैप का मरमर होगा, फर्स्ट लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड। अच्छा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करेंगे, ECG करेंगे, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी करेंगे, टॉल R वेव्स करेंगे, ठीक है, ये आएंगी। यानी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी और टॉल R वेव्स होंगे। साथ में चेस्ट एक्सरे होगा, चेस्ट एक्सरे में इनलार्ज लेफ्ट एट्रियम एंड अपेंडिज होगी, साइंस ऑफ पल्मोनरी वेनस कंजेशन होगी। फिर उसके बाद एको होगी, थिकन्ड इमोबाइल कप्स,
reduced valve area in large left atrium, reduced rate of diastolic filling of left ventricle। फिर उसके बाद डॉपलर में क्या चीज़ हम कराएंगे, प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस मेटल वाल्व होगा और कार्डिक कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन हम क्यों कराएंगे कि वाल्व जो है वो तंग है, उसके अंदर हम कैथेटर डालेंगे और उसको खोल देंगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर ऑफ मेटल एंड रिगर्जिटेशन। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम उसको खून पतला करने की दवाइयाँ देंगे। वो हम क्यों देख रहे हैं, टू रिड्यूस दिस रिस्क ऑफ सिस्टेमिक एम्बोलिज्म। उसके बाद डाइजॉक्सिन देंगे, बीटा ब्लॉकर्स और रेट लिमिटिंग कैल्शियम एगोनिस्ट टू कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट इन, क्योंकि ब्लड रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जिस तरह मैंने आपको कल बताया कि ABC हम देंगे, तो हम इसमें क्या क्या चीज़ देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, साथ में डाइजॉक्सिन देंगे और कैल्शियम एंटागोनिस्ट देंगे। और डायूरेटिक्स हम देंगे पल्मोनरी कंजेशन को कम करने के लिए। डायूरेटिक्स क्या करती हैं, वो पानी को बाहर निकालती हैं, तो जितना फ्लूइड ज़्यादा होगा उसको वो बाहर निकालेंगी। सर्जिकल में माइट्रल बैलून वाल्वोप्लास्टी करेंगे, माइट्रल वाल्वोटमी करेंगे और वाल्व रिप्लेसमेंट करेंगे। और फिर उसके बाद बैलून माइट्रल वाल्वोप्लास्टी आप देख रहे हैं, ये अब पिक्चर है, इसमें उसने वॉल डाला है, ठीक है। वॉल को ना ये खोल देगा। बैलून इज़ इन्फ्लेटेड वाइडन दी नैरो माइट्रल वाल, कि नैरो माइट्रल वाल है जिसकी वजह से ये वॉल को खोल देगा। तो आज के लिए सिर्फ माइट्रल स्टेनोसिस है, क्योंकि ये सारे मिक्सअप हो जाएंगे। तो कल बाकी मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊँगा रिगर्जिटेशंस वगैरह। आज आपने सिर्फ माइट्रल स्टेनोसिस करना है। तो इसमें हमने क्या चीज़ पढ़ा है कि माइट्रल वाल जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे ब्लड नहीं जाएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।